थैंक यू। अपन 2 मिनट वेट कर लेते हैं एक बार सबका, फिर स्टार्ट करें। तुम भी 2 मिनट पानी वानी पीना है, पानी वानी पी लो, ठीक है? 2 मिनट बाद स्टार्ट करें। कल देखो मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था और तुम लोगों ने शायद कर भी लिया होगा, ठीक है? और इस क्वेश्चन का आंसर 6th ईयर आ रहा है क्या? बस ये बता दो मेरे को तुम लोग जिन्होंने भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यस सर। यस सर। यस सर। 6th ईयर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखो, बस थोड़ा सा ये समझना कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि इसमें अपने को 10 साल के लिए कैलकुलेशन करनी थी, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना? बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेंथीनेस वाली प्रॉब्लम है जो मैंने तुम्हें बताई दी है कि ये लेंथी हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये अपना रिप्लेसमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन है और ये अपना ग्रुप रिप्लेसमेंट का भी लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर अपन कंप्लीट हो जाता है आज तो अपना रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़कर देखो, फिर अपन सॉल्व करते हैं। एक बार पढ़कर देखो। पढ़ने का मतलब ये होता है कि डेटा ऑब्जर्व करो कि डेटा में अपने को क्या क्या चीजें गिवन है, कौन कौन से को अपने को कौन कौन से फैक्टर को किस किस तरह से यूज करना है, ठीक है? सर ये क्वेश्चन करना है क्या?
पढ़ लिया क्या क्वेश्चन? यस सर, रीड कर लिया। अब देखो सुनो, इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चंस में डिफरेंस समझ। इस क्वेश्चन में जब अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो प्रोबेबिलिटी का टोटल 100 हो रहा था, यानी परसेंटेज का टोटल 100 हो रहा था, टोटल हो रहा था ना 100। यस सर। अच्छा, अपन ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तो यहाँ पर भी परसेंटेज का टोटल 100 हो रहा था। लेकिन जब अपन ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज का टोटल 100 है क्या या ज्यादा हो रहा है? सर 265। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो फिर यानी इसको परसेंटेज मानना गलत है ना, इसको रेगुलर जो नॉर्मल परसेंटेज है वो मानना गलत है। रीजन है इसके पीछे, ये जो फॉर्म दे रखी है ये परसेंटेज का क्यूमुलेटिव ऑर्डर है। ये जो अपने को परसेंटेज गिवन है ये परसेंटेज का क्यूमुलेटिव ऑर्डर है। अगर मैं इसके नॉर्मल ऑर्डर की बात करूं तो इसका जो नॉर्मल ऑर्डर होगा ना वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज होगी 10%, सेकंड ईयर की कितनी होगी? 15 20 15%, क्योंकि ये 25% ये दोनों ईयर्स की है, मंथ एंड और फेलियर टिल डेट, यानी ये जो 25% फेलियर हुए हैं ना ये 2 महीने में फेल हुए। टोटल 25% फेलियर है 2 महीने की मिलाकर है, तो फर्स्ट मंथ की 10% है तो सेकंड मंथ की 15% है। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ थर्ड मंथ की फेलियर की बात करूं, मैं क्यूमुलेट बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ थर्ड मंथ की फेलियर की बात कर रहा हूं, तो थर्ड मंथ की फेलियर कितनी है? 25%। नेक्स्ट मंथ की फेलियर है 30% और नेक्स्ट मंथ की फेलियर है 20%। ध्यान रखना क्वेश्चन में तुम समझना कि अपने को जो परसेंटेज दे रखी है वो क्यूमुलेटिव ऑर्डर में है या नहीं है। कैसे पता लगेगा? क्यूमुलेटिव ऑर्डर में है तो उसका टोटल 100 नहीं होगा, उसका लास्ट वाला नंबर 100 होगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल ऑर्डर में है तो उसका टोटल हमेशा 100 होगा। जैसे ये नॉर्मल ऑर्डर है तो इसका टोटल करोगे तो 100 आएगा, ये नॉर्मल ऑर्डर में है तो इसका टोटल करोगे तो 100 यानी 1 आएगा इसका टोटल। फर्स्ट वाला क्वेश्चन नॉर्मल ऑर्डर में है तो इसका टोटल करोगे तो देखो टोटल 1 दे रखा है। लेकिन अगर वो क्यूमुलेटिव ऑर्डर में है तो उसका टोटल नहीं, उसकी लास्ट वाली वैल्यू 100, तो उसको तुम्हें नॉर्मल ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने। दिक्कत है इसमें? नो सर। अच्छा, अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी है? 3 और ग्रुप की कॉस्ट कितनी है? 1। 1। और अपने से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी रिप्लेसमेंट पॉलिसी बेटर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ध्यान रखना ये नहीं पूछ रहा है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कब करना अच्छा रहेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सी रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है बेटर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग इसका इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट सॉल्व करो, सॉरी ग्रुप रिप्लेसमेंट सॉल्व करो एक बार के लिए इसका ग्रुप रिप्लेसमेंट सॉल्व करो, फिर मैं समझाता हूं इंडिविजुअल कैसे सॉल्व करेंगे। ग्रुप रिप्लेसमेंट सॉल्व करो इसका वैसे ही जैसे अपन ने कल सॉल्व किया, बस इसमें 5 मंथ का डेटा है तो कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी। अच्छा, एक चीज और बताओ, तुम्हारी क्लासेस कितने बजे से स्टार्ट होती है? 8 बजे से। 8:30 से या 8 से? 8 बजे से। 8 बजे से हमारी होती और 9 से भी स्टार्ट होती है? यस सर, फिर 5 बजे तक होती है। 5 बजे तक होती है तुम्हारी क्लासेस अभी भी? यस सर। तुम लोग क्या लेट ज्वाइन हुए थे क्या क्लास? नो सर, दिसंबर में कर लिया था सर ज्वाइन। तो 8 यानी 8 बजे से और 9 बजे से 2 अलग-अलग बैच पे चल रहे हैं? हाँ सर, सर ऑफलाइन वाले बच्चों की स्टार्ट हो जाती है शायद तक 8 बजे से। अच्छा।
चलो ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक बार सूर्य सर से, मैं बात तुम तो इसका ग्रुप रिप्लेसमेंट सॉल्व कर
फेलियर बताऊं मैं सारे? तुम लोगों ने कैलकुलेट किए होंगे, कितने कितने आ रहे हैं फेलियर? सर 200, 200, 320, 320, ठीक है, 565, 562, ठीक है, 562, 565, 745, 754, 745 भी आ रहा है। सर 754 है। 754 है। 54। सुभाष ने Yes, 745 sir. बोला शायद, है ना? और लास्ट वाला 710, 700, 700, 699 आ रहा था शायद। हाँ, ठीक है, वो 700। अच्छा, ये सर वाला थर्ड का 5 है 5, 62। तो जिसका भी Yes, sir. 565 आ रहा है वो चेक कर लो एक बार, वो गलत कर। जिसका भी 565 आया है थर्ड में, वो गलत किया है, उसने कुछ गलती की है, तो एक बार चेक कर। सर। बोलो नवीन, हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, जो थर्ड वाला फेलियर है उसमें सर एक तो 545 और 20 इतना ही आएगा ना? 5 500 प्लस 45 प्लस 20। 500 प्लस 45 प्लस 20। सर हाँ हाँ ठीक। 500 प्लस 45 क्यों आएगा? सर वो सेकंड में सर 300 थी सर, एक 300 मिनट, तब। एक मिनट, एक मिनट, मैं तुम्हें सॉल्यूशन ही चेक करवा देता हूँ, क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन है, पूरा सॉल्यूशन है मॉड्यूल में। देखो ये आ रहा है 500, 200, 320, 562 आ रहा है। क्या सर? 562 आ रहा है। 50 कैसे आएगा? 30 तो आएगा। सर हाँ बोलो। थर्ड मंथ ऑप्ट करेंगे। नहीं ऑप्ट करेंगे, मैं तो अभी तक इस पे नवीन तुम्हें आ गया समझ में? सही है, थर्ड मंथ सही है, करेक्ट है, ऑप्ट करेंगे। नवीन तुम्हें समझ में आ गया क्या गलती हो रही है तुम्हारी? नहीं आया तो बताओ, मैं बताता हूँ। ओके सर। सर थर्ड में सर वो तो करेंगे ना सर, सेकंड मंथ में सर 300 इंटू 0.15। 300 कहाँ आ रहा है? 320 आ रहा है। अच्छा सर, हाँ ओके और ओके ओके। 320.15 क्यों होगा बताओ? 320 का तो फर्स्ट मंथ ही है ना अभी, हाँ तो फर्स्ट मंथ का तो 10% ही तो है। ओके। और अगर तुम इसका फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका थर्ड मंथ आ जाएगा 1748 या 49 ऐसा कुछ आएगा थर्ड मंथ में कॉस्ट। Yes, sir. Yes, sir. नवीन तुम्हारा कितना बाकी है अभी? सर हो जाएगा हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? सबका हो गया सॉल्व? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार यहाँ पे पूछ लो। कॉस्ट No, कैलकुलेट sir. करने तक 1748 पॉइंट समथिंग आ रही होगी कॉस्ट तुम लोगों की, 1749 ऐसे कुछ कॉस्ट आ रही होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। No, कॉस्ट sir. कैलकुलेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो
अब मेन पता है क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन अपने से ये नहीं पूछ रहा था कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए। जैसे अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ना, अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, अपन ने जो कल क्वेश्चन किया वो कल क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड आउट ऑप्टिमम ग्रुप रिप्लेसमेंट पीरियड, कि हमें ग्रुप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए। उससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ये करना था कि है ना अपने को ग्रुप रिप्लेसमेंट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम मेंटेनेंस पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ मिक्स ऑफ प्रिवेंटिव, यानी हमें प्रिवेंटिव का मतलब ग्रुप ही होता है कि हमें ग्रुप मेंटेनेंस कब करना चाहिए, अपने को ये पता लगाना। लेकिन अब की बार अपने से क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कब करना चाहिए। अब की बार क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है कि कौन सा मेंटेनेंस या कौन सा रिप्लेसमेंट करना ऑप्टिमम होगा। अपने से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रिप्लेसमेंट करना ऑप्टिमम, ग्रुप रिप्लेसमेंट करना ऑप्टिमम होगा या इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट करना ऑप्टिमम। अब मेरे को एक चीज समझो, क्या तुम लोग इस क्वेश्चन का इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो? इस क्वेश्चन का इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कर सकते हो क्या? या नहीं कर पाओगे? बताओ, ऐसे बताओ, मैं समझा। नहीं कर पाओगे? सर रीसेल वैल्यू नहीं गिवन है। सर रीसेल वैल्यू नहीं सर है रीसेल वैल्यू। तो मैंने शायद तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिसमें रीसेल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट में, प्रोबेबिलिटी से काम हो जाता है। ध्यान है? यस सर, यस सर। ये नहीं है तुम्हें ध्यान, तुम भूल जाते हो। प्रॉब्लम होता है हमेशा, ओएम के साथ ये प्रॉब्लम होती है, हमेशा प्रॉब्लम होती है। ये वाला क्वेश्चन तुमने कभी किया है क्या? यस सर, इसमें किया अपन है। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला। यस सर। Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगता है इसमें? नंबर ऑफ मशीन्स अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ इनटू बिल्कुल, ब्रेकडाउन। नंबर ऑफ मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन एंड रिप्लेसमेंट। यानी इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट सॉल्व किया जा सकता है अगर अपने को प्रोबेबिलिटी गिवन है। जरूरी नहीं है उसके लिए अपने को रीसेल वैल्यू गिवन होती है। मैंने तुम्हें बताया था इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट के दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो रिप्लेसमेंट, एक तो जिसमें रीसेल वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, और एक जिसमें अपने को प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है। तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन है तो अपन प्रोबेबिलिटी यूज करें। कर सकते हो इस क्वेश्चन का इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट? सारे स्टूडेंट कर सकते हो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट? Yes, sir. यस सर। यस सर। करो, इंडिविजुअल सॉल्व करो इसका। हेलो बोलो नबी। सर, इसमें पीरियड 12 मंथ के लेना है क्या या 5 मंथ? 12 का नहीं करना है, अपन को पीरियड हटा ही दो ना। इंडिविजुअल अभी ग्रुप रिप्लेसमेंट जो आया उसकी कॉस्ट जो है वो एवरेज आई ना, एवरेज ही आई ना वो। सर 1791.0 आ रहा है। नहीं, अभी जो अपना पहले ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट तुमने बोली 1748, वो एवरेज ही तो आ रही थी, वो तुमने एवरेज ही तो ऑप्ट की थी। तो अगर वहां पर एवरेज चलेगा तो यहाँ पर भी एवरेज चलेगा। तो एवरेज करने के लिए बस तुम्हें यहाँ पर पीरियड यूज नहीं करना, क्योंकि पीरियड तो तब अपन यूज करते हैं जब अपन से पूछता है कि पूरे साल का बताओ कि पूरे साल में कितनी कॉस्ट लगी हमारी, तब अपन पीरियड यूज करते हैं। अदरवाइज पीरियड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, जो इंडिविजुअल का जो आंसर आ रहा है ना, हाँ 1791 आ रहा है, करेक्ट? यस सर, यस सर। वो एक महीने का आ रहा है, ठीक है, वो एक मंथ का आ रहा है। सबका हो गया क्या ये सॉल्व?
1791 सबका हो गया सॉल्व? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। अच्छा आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट क्वेश्चन का कंक्लूजन लिख रहे हैं, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है उसका अपन कंक्लूजन लिख रहे हैं। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी आ रही है? अगर अपन ग्रुप रिप्लेस करते हैं तो कॉस्ट कितनी आती है? 174 कितनी आ रही है? 1749 1749 यही आ रही है ना सबकी 1749। और इंडिविजुअल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 1791। और अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सी पॉलिसी ऑप्टिमम है? तो क्या आंसर करोगे इसका? ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी ऑप्टिमम है, यही आंसर करोगे। तो फाइनल कंक्लूजन में लिखोगे hence group replacement policy is economical. Hence group replacement policy is economical. ये आंसर कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। कुछ पूछना है तो पूछ लो। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पूछ लो। कंक्लूजन नोट डाउन कर लो फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बाद। हो गया सब कंप्लीट सबका? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन एक बार मेरे को सेकंड क्वेश्चन पढ़कर उसका मतलब समझा दो। कोई भी समझा दो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो एक बार और मेरे को उसका मतलब बता दो। क्या मीनिंग हुआ क्वेश्चन का? एक बार क्वेश्चन का मीनिंग बता दो। सर इसमें ये पूछ रहा है कि सर अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट जैसा अपन ने निकाला इकोनॉमिकल है, तो सर ठीक है। ऐसा पॉइंट बताओ जिसपे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इकोनॉमिकल हो और ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट अनइकोनॉमिकल हो। अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखो समझना, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम इंडिविजुअल कॉस्ट को कितना कर दे। अभी इंडिविजुअल कॉस्ट करंट में कितनी है? 3 रुपीज पर यूनिट 1791 करंट। अरे नहीं सर। नहीं नहीं, एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एक यूनिट। अगर हम एक यूनिट को रिप्लेस करते हैं तो इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी आ रही है? 3 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम इंडिविजुअल कॉस्ट को कितना कर दें। व्हाट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, हम इंडिविजुअल कॉस्ट को कितना कर दें कि उसके कारण ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी खराब हो जाए।
क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कितना कर दें कि जिसके कारण, जिस रीजन से ग्रुप रिप्लेसमेंट की पॉलिसी जो अभी अच्छी है, करंट में तो ग्रुप रिप्लेसमेंट की पॉलिसी अच्छी है, अपन ने ये सॉल्व किया, अपन ऐसा क्या करें कि ग्रुप रिप्लेसमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं रही या खराब हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन जो अपन से पूछ रहा है ना, वो ये पूछ रहा है कि ग्रुप जो कॉस्ट है ना, वो तो है 1, इंडिविजुअल कॉस्ट है वो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें उसको थोड़ा कम करना है। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, उसको हमें कम करना है, तो हमें पता नहीं। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडिविजुअल की कॉस्ट को कितना कर दे। इंडिविजुअल कॉस्ट जो करंट में 3 रुपए है, 3 रुपीज है, उसको अपन कितना कर दें कि अपनी जो ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी वो खराब हो जाए, वो इकोनॉमिकल नहीं रहे। ठीक है, तो अपने को पूरा क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करना है, जिसमें ग्रुप की कॉस्ट तो है 1 और इंडिविजुअल की कॉस्ट अपन ने मान ली, यहां पर x नहीं मानते अपन, यहां पर इंडिविजुअल की कॉस्ट मान लेते हैं a। ठीक है, अपन a मान लेते हैं। x में क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन के साइन में फिर प्रॉब्लम आती है, तो अपन इंडिविजुअल की कॉस्ट को मान लेते हैं a, और अपने को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है वापस से ग्रुप भी और इंडिविजुअल। लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें शॉर्टकट सिखा रहा हूं, छोटा तरीका सिखा रहा हूं कि अपन इसको सॉल्व कैसे करें। ध्यान रखना, तुम ग्रुप रिप्लेसमेंट जब सॉल्व करते हो, कोई भी, जब मैं भी सॉल्व करता हूं, तो अपन सॉल्व कैसे करते हैं समझना। अपन सबसे पहले फेलियर लिखते हैं, फिर उन फेलियर का क्यूमुलेटिव करते हैं, जो क्यूमुलेटिव आता है उसको इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट आता है उसके अंदर अपन ग्रुप कॉस्ट को ऐड करते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, और टोटल कॉस्ट को पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज आ जाती है। यही करते हैं अपन, टेबल बनाते हैं जब, या कुछ और करते यस सर, यही करते हैं सर। यही करते हैं। ठीक है, अपन फेलियर लेते हैं, फेलियर का क्यूमुलेटिव करते हैं, क्यूमुलेटिव करने के बाद में ग्रुप से मल्टीप्लाई, यानी इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको, और फिर उसके अंदर अपन ग्रुप को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद अपन उसका एवरेज कर देते हैं, तो इससे अपनी एवरेज कॉस्ट आ जाती है और अपना फाइनल आंसर आता है। तो ऐसा ही अपन यहां पर भी करेंगे। कैसे करेंगे समझ, अपने पास में 5 मंथ्स का डेटा गिवन है, तो मंथ एक बार तुम समझना, बाद में नोट डाउन करना। 1 2 3 4 5। पहले अपन ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर अपन इंडिविजुअल कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट समझ, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव करते हैं। तो मेरे को सारे क्यूमुलेटिव बता दो, कितना कितना आ रहा था क्यूमुलेटिव। 200 200 520 520 1082 1082 1836 1836 2536 2536। सबके यही नंबर सारे थे। अपन इन Yes, sir. क्यूमुलेटिव को क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव को क्या करते हैं अपन, इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई। इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तुमने जब टेबल बनाई होगी तो इन सबको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा ना तुमने। तो अपन अगर इसको इंडिविजुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी है इस क्वेश्चन में, ए, तो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200a, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 520a, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1082a, ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद अपन इसमें क्या करते हैं, ग्रुप कॉस्ट को ऐड कर देते हैं। तो ग्रुप कॉस्ट कितनी आ रही है, 1
1 रुपी पर यूनिट, और टोटल कितनी यूनिट्स है? 2000 2000 तो मैं सब में 2000 ऐड कर दूं, यस सर। क्योंकि ग्रुप तो चेंज नहीं होती ना, वो तो 2000 ही रहने वाली है। अच्छा, ये क्या अपनी टोटल कॉस्ट आ गई है क्या? अगर मैं इसमें इंडिविजुअल में ग्रुप ऐड कर देता हूं तो टोटल आ जाएगी, और एवरेज करने के लिए अपन पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 1 से, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 2 से, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 3 से, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 4 से, और इसको अपन डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो ये एवरेज आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार नो सर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो। अब चलो इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलो अब यानी इंडिविजुअल को अपन थोड़ा पास में लिख सकते हैं। इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अच्छा, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए अपन सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है? बताओ कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मशीन्स Upon expected life. अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। Breakdown. breakdown cost, ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो नंबर ऑफ मशीन अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ करोगे तो कितना आएगा? so 597. तो मैं अगर इसको 597, देखो सुनो, अपन उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? A से. तो ये हो जाएगी 597A। अच्छा, वो एवरेज आ रही थी पर मंथ आ रही थी? एवरेज आ रही थी पर मंथ आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको एवरेज में लिखते हैं तो हर मंथ की 597A। दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं? अब देखो, यहां पर अपने को एक्चुअल में अपन को करना क्या है, अपने को एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना। तो एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने का यहाँ पर एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है? जब अपने को इस तरह से दो नंबर दिए होते हैं और दोनों का इंटरप्रिटेशन बेसिकली सेम है। सेम कैसे? दोनों रिप्लेसमेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल के लिए यूज किया जा रहा है और एक यूज किया जा रहा है ग्रुप के लिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ही वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, तुमने एक टर्म सुना होगा यानी जब अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था प्लांट लोकेशन, ठीक है। प्लांट लोकेशन में क्या होता है कि अपन जब कैलकुलेशन करते हैं ना, तो मैंने तुम्हें बताया था ग्राफ बनाकर अपन कैलकुलेशन करते हैं। एक्चुअल में जो कैलकुलेशन वो तो मैंने तुम्हें उसके बाद उसका सीधा सीधा तरीका बता दिया था कि अपन सीधी सीधी कैलकुलेशन कैसे करें।
लेकिन अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो ग्राफ बनाकर करते हैं, और ग्राफ में अपन इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर भी अगर अपने को ए कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे समझना। मैं यहाँ पर साइड में एक छोटी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ, बाकी तुम लोग कंप्लीट कर देना। इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ का जो डेटा है ना, ये है ना, नीचे मैं कैलकुलेशन यहाँ पर करूंगा, यहाँ पर मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा और वर्किंग नोट बनाकर यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी समझना, वो मैं यहाँ पर समझा दूं। मान लो जैसे अपन फर्स्ट मंथ की कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट मंथ की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे 200 प्लस 2000 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन है तो 597 अब अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200 प्लस 2000 इज इक्वल टू 597 और 200 जब अपनी साइड चेंज करके इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब यहाँ पर तुम इसको सॉल्व करोगे, सर 5.03। 5.03। तो फर्स्ट वाली ए की वैल्यू आ गई 5.03। ऐसे ही अगर अपन सेकंड कैलकुलेशन करें तो बस इन दोनों के बीच में इज इक्वल टू लगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर सकते हो। तुम इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हो, ये लास्ट वाला जो ए वैल्यू का कॉलम है तुम अपने आप कंप्लीट कर सकते हो। यस सर। एक बार इस टेबल को कंप्लीट करो, फिर मैं समझाता हूं आगे क्या करना। सर सेकंड का 2.97। और ठीक है कोई बात नहीं, सेकंड का आ गया 2.97। थर्ड का 2.82। 2.82 3.62। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, एक बार 2.82 फिर उसके बाद तुम अपने आप लिख लेना। एक बार सबको कंप्लीट कर लेना तो फिर मैं समझा।
डन सर। सबने कर लिया कंप्लीट? Yes, sir. अच्छा देखो समझ आ गया पर तुम लोग, अपने को है ना इंडिविजुअल कॉस्ट को कम करना है या इंडिविजुअल कॉस्ट को बढ़ाना है? कम करना है। कम करना है। कम करना है। तो अगर हम इंडिविजुअल कॉस्ट में मिनिमम नंबर यहाँ पर देखें, क्योंकि अपने को कम करना है ना, अपने को कम करना है, तो अपन अगर इंडिविजुअल कॉस्ट में यहाँ पर मिनिमम नंबर देखेंगे तो कितना आ रहा है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ रही है मिनिमम? 2.82 2.82 आ रही है। अब अगर है ना समझना, यहां पर तुम है ना एक बार 2.82 यूज करो, इसमें ए की वैल्यू थर्ड मंथ पे आ रहा है ना, तो थर्ड मंथ में ए की वैल्यू 2.82 पुट करो, कितना रिजल्ट आता है ग्रुप कॉस्ट का? ग्रुप कॉस्ट का रिजल्ट बताना मेरे। थर्ड मंथ में 1683.74। नहीं नहीं नहीं, इतना सा नहीं आएगा, 1600 के आसपास। अच्छा 1683 बोल रहे हो क्या तुम? सर 1683.75। हाँ ठीक है, मेरे को ऐसा लगा 683। 1683.74। हाँ ठीक है, 1683.74। सच, ठीक है। अच्छा, और इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पर तुम ए की वैल्यू 2.82 रखोगे, 16 सर सेम आ रहा है 54। हाँ हाँ सेम आ रहा है। वो तुमने क्या है कि तुमने ना 2.82 भी नहीं आ रहा होगा तुम्हारा, कुछ और आ रहा होगा, और तुमने उसमें डेसिमल में से 2.82 को ही चूज किया होगा। हाँ सर। यस सर। है ना, इसीलिए बाकी तो सेम आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर अपन कॉस्ट को 2.82 कर देते हैं, अगर अपन कॉस्ट को 2.82 कर देते हैं, तो ग्रुप और इंडिविजुअल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगी। हो जाएगी अगर अपन इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट को 2.82 रुपीस पर यूनिट कर देते हैं, 2.82 रुपीस पर यूनिट, तो दोनों बराबर हो जाएगी। यानी फिर चाहे ग्रुप करो चाहे इंडिविजुअल करो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है? यस सर। अगर अपन 2.81 कर दें, 2.81, अब यहां पर ए की वैल्यू यानी थर्ड मंथ में ए की वैल्यू 2.81 रखो एक बार। वन 1680.14। 1680.14 और इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7.57। अब कौन सी पॉलिसी बेटर हो गई? इंडिविजुअल बेटर हो गई। अच्छा समझना, 2.82 पर तो दोनों बराबर आ गई। 2.82 पर तो दोनों बराबर आ रहे थे ना? यस सर। चाहे ग्रुप करो चाहे इंडिविजुअल करो। लेकिन 2.82 से छोटा नंबर जैसे ही अपन ने यूज किया, यहाँ पर 2.82 से छोटा जैसे ही नंबर यूज किया, तो आंसर में कौन सी पॉलिसी बेटर होगी? इंडिविजुअल बेटर हो गई। और अपने को भी क्या करना था? अपने को भी इंडिविजुअल को अच्छा करना था। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे मैंने है ना क्रॉस का साइन लगा रखा है। इसका मतलब यह है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी को अपने को खराब करना था और इंडिविजुअल को बेटर करना था। तो इसका आंसर तुम ये लिखोगे, चलो मैं लिखवा ही देता हूं, वरना तुम 3 बार पूछोगे, सर रिपीट कर। तुम आंसर लिखोगे इसका, any lesser cost any cost less than, ऐसा देखो any cost या
any cost less than 2.82 per unit. For individual replacement cost. Would make group replacement uneconomical. टू 2.82 से छोटा कोई भी नंबर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी के लिए 2.82 से छोटा कोई भी नंबर, अपन ने 2.82 से छोटा जस्ट छोटा नंबर 2.81, अपन ने 2.81 करके देखा और अपन ने ये देखा कि 2.81 करने से ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अनइकोनॉमिकल होगी। तो 2.82 से कम कुछ भी कॉस्ट कर दो, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो दे रखी है अपने को, उसको 2.82 से छोटा कोई भी नंबर कर दो, ठीक है, उसी में ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी अनइकोनॉमिकल हो जाएगी। कंक्लूजन में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। नो सर। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट पढ़ के देखो। थर्ड पॉइंट, क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट? क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट? कि अपन ग्रुप कॉस्ट को कितना बढ़ा दे। हाँ सर। अभी ग्रुप कॉस्ट कितनी है? 1 रुपी पर यूनिट, 1 रुपी पर यूनिट है ग्रुप कॉस्ट। अपन उसको कितना बढ़ा दे कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी अच्छी हो जाए। तो सेम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, सेम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस यहां पर इंडिविजुअल कॉस्ट को अपन ने ए बोला था, अब जब अपन दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल कॉस्ट तो हो जाएगी 3 और ग्रुप रिप्लेसमेंट को अपन बी कर देंगे, ए नहीं करेंगे, उसको बी कर देंगे। कर सकते हो इस क्वेश्चन को ट्राई? सर तो इसमें Yes, sir. इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो पता है ना अपन को 3 है। इसमें तो इंडिविजुअल पता है, लेकिन ये क्वेश्चन इंडिविजुअल थोड़ी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कितना करना। नहीं सर, तो मतलब इसमें इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो अपन डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर ग्रुप रिप्लेसमेंट निकाल लेंगे उससे। हाँ, तो अपन को कंपेयर करना पड़ेगा ना कि कौन सा ग्रुप रिप्लेसमेंट यानी कौन से पीरियड पर सबसे ज्यादा आ रही है। जैसे अपन ने यहाँ पर देखा कि सबसे कम 2.82 आ रहा है, तो वहां पर अपन देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन है ना तुम्हारे लिए, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लेना और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन कल क्लास में डिस्कस करेंगे।
सर इसका फाइनल आंसर बता दो एक बार। किसका फाइनल आंसर, थर्ड का? हाँ सर। 1.02 आ रहा है शायद मेरे ख्याल से, या 06 आ रहा है, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। देखो मैं फाइनल बता देता हूँ एक बार तुम लोगों को। इसका फाइनल आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 1.06 आ रहा है इसका आंसर। पहले वाले का 2.82 से कम आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा है 1.06। इसको ट्राई कर लेना, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए काफी इतना, मेरी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, तुम्हारी भी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, अपन कल करते हैं। ओके सर।
Good afternoon, everyone. Akshita, please make me host. Akshita, please make me host. मैम वो क्लास में नहीं है. Good afternoon, everyone. Please, anyone ask Akshita to make me host. मैम वो Right क्लास में. now, Akshita is host. What happened? चलिए, गुड आफ्टरनून. सो स्टार्ट करते हैं क्या? स्टार्ट करते हैं.
let's start with further sections. वन 164 हो गया था, 167 हो गया था, 168 हो गया था, 169 भी हो गया था, 170 है नहीं आपके, 171 नहीं है, अब आपके यही सेक्शंस एप्लीकेबल हैं, दैट इज 196 to 205. चलिए, तो आई एम स्टार्टिंग विद दिस. देखिएगा क्या है बेसिकली. अब जो सेक्शंस आपको करने हैं ना, वो दो सेक्शंस यहां से उठाने, मतलब आपके दो सेक्शंस यहां से एप्लीकेबल होंगे. कौन कौन से बता देती हूँ. एक तो सेक्शन 196, आई हैव टू चेक कि 196 है या नहीं, 197. ये दो सेक्शंस आपको रीड आउट कर, ठीक है ना. तो है क्या बेसिकली ये सेक्शंस. These sections talk about the appointment of key managerial personals and their remuneration. आपको आप की मैनेजेरियल पर्सन्स का अपॉइंटमेंट पढ़ोगे और उनका रेमुनरेशन पढ़ने वाले हो. यहाँ पे अपॉइंटमेंट की मैनेजेरियल पर्सनल कौन होते हैं पहले तो. होल्ड फॉर अ मिनट, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा. आई विल बी बैक इन अ मिनट. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए पहली बात तो की मैनेजेरियल पर्सोनल कौन कौन आते हैं. देखो आपकी कंपनी में एक तो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक होता है मैनेजर. मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर. एमडी, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. आप इसमें 4 चीजों के बारे में पढ़ोगे. नहीं बेटा, मैं की मैनेजेरियल पर्सनल नहीं पूछ रही आपसे, देखना अभी क्या पढ़ रहे हैं हम. आप 3 लोगों के बारे में पढ़ोगे, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर. हु इज अ मैनेजर. सबसे पहली बात तो कि मैनेजर कौन है. कि मैनेजर इज द पर्सन हु इज हैविंग द कंट्रोल अफेयर्स, कंप्लीट अफेयर्स ऑफ द कंपनी. सब कुछ मैनेज कर रहा है. मैनेजर केवल एक हो सकता है कंपनी में. सारे अफेयर्स, अब आप सोचो सारे अफेयर्स एक ही तो होल्ड करेगा. कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर कैसे हो सकता है.
आप कंप्लीट पावर दे रहे हो, कंपनी की कंप्लीट अफेयर्स की किसी को पावर दे रहे हो, तो वो दो हो जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैनेजर कैन बी वन, एक इंडिविजुअल ही मैनेजर बन सकता है, एंड ही कैन बी वन ओनली। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी मोर देन वन। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? द पर्सन हु इज हैविंग द सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ द मैनेजमेंट। सब्सटेंशियल पावर्स होती है, मेन पावर्स होती है मैनेजमेंट की, तो इट कैन बी मोर देन वन। हो सकता है कि मेन पावर्स को आपने 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है और इन 4 कैटेगरी के 4 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैन बी मोर देन वन। मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों साथ में नहीं हो सकते। कंपनी में या तो मैनेजर होगा या मैनेजिंग डायरेक्टर ही होगा, या तो मैनेजर होगा या वन और मोर मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे। रिपीटिंग अगेन, कंपनी में या तो मैनेजर ही होगा या फिर वन और मोर मैनेजिंग डायरेक्टर्स ही हो, है ना। ये बात समझ आती है आपको? क्योंकि काम एक ही है ना, मैनेज कर रहे हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, और मैनेजर कौन है? जो पूरे अफेयर्स मैनेज कर रहा है। तो काम तो एक ही है इनका। तो या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर्स रखिए या मैनेजर रखो, दोनों में से एक बंदे रखो, ठीक है। मैनेजर एक ही हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है? द पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो सारे दिन कंपनी में बैठा रहता है, कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है वो, दैट इज होल टाइम डायरेक्टर। ये बेसिक डिफरेंस जरूरी था, वैसे आपके है नहीं। आपके क्या है? एक सेकंड, इसका अपॉइंटमेंट है या नहीं, 1 मिनट मुझे चेक करना है। ठीक है, तो एमडी मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर मैनेजरियल पर्सनल में है। अपॉइंटमेंट अगर इसका हम देखें तो अपॉइंटमेंट में क्या है, देखिएगा। अपॉइंटमेंट में है, नो कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय एमडी एंड अ मैनेजर एट द सेम टाइम। देखो दोनों साथ में नहीं आ सकते, पहली बात हो गई हमारी, है ना। आप सोचो कि आप एमडी को भी अपॉइंट कर लो और मैनेजर को भी अपॉइंट कर लो, दोनों साथ में नहीं आ सकते, काम दोनों का सेम है। इस नेक्स्ट बात क्या हो रही है? No company shall appoint or reappoint any person as its MD, whole-time director or manager for a term exceeding 5 years at a time. बोल रहे हैं अगर आप MD अपॉइंट करना चाहते हो, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो, मैनेजर अपॉइंट करना चाहते हो, तो यू कैन अपॉइंट दैम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के लिए एट अ टाइम। आप इनको, अब आप सोचो, क्या मुकेश अंबानी जी इज द MD ऑफ रिलायंस, है ना। रिलायंस के एमडी है मुकेश अंबानी जी, तो क्या ये 5 साल ही सर्व करेंगे कंपनी में? बोला गया है 5 साल बाद फिर से 5 साल के लिए कर दो, फिर से 5 साल के लिए कर दो। लेकिन ये जो रीअपॉइंटमेंट आप करोगे ना फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years, वो रीअपॉइंटमेंट 4थे साल से पहले नहीं करोगे। मतलब पहले 5 सालों के लिए आया तो आप दूसरे साल ही इसको नेक्स्ट 5 years के लिए रीअपॉइंट कर रहे हो, दिस इज नॉट अलाउड। आप 4th to 5th ईयर में इसका नेक्स्ट रीअपॉइंटमेंट डिसाइड करोगे। You cannot reappoint any MD, whole-time director or manager for next period of 5 years, 5 सालों के लिए अगेन रीअपॉइंट नहीं कर सकते हो इन सालों में। मतलब 1st to 2nd ईयर, 2nd to 3rd ईयर, 3rd to 4th ईयर में आप कोई रीअपॉइंटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। ओनली 4th to 5th ईयर में, लास्ट ईयर जो है उस दिन ही आप रीअपॉइंटमेंट कर सकते हो इनका नेक्स्ट 5 years। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। So no company shall appoint or reappoint for a term exceeding 5 years at a time. No reappointment shall be made earlier than 1 year before the expiry of his term. आगे अब कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी है। आपको डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है
कि कौन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो इसके ये आपके बिल्कुल भी कोर्स में नहीं है, आप ये करना ही मत, ठीक है। मैं आपको जो आपके एप्लीकेबल है उसकी एक पीडीएफ बना के बिल्कुल भेजने वाली हूँ, बस ये खत्म होने वाला है, देन आई विल सेंड यू द पीडीएफ। आपके जो कोर्स में है वो अब है इसका रेम्युनरेशन, इसका अपॉइंटमेंट नहीं था, ये रेम्युनरेशन आपके इस कोर्स में, कि इनको रेम्युनरेशन कितना है। मतलब अंबानी जी का आप रेम्युनरेशन डिसाइड करते हो और वो डिसाइड होता है एज पर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट। एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर का रेम्युनरेशन डिसाइड हो रहा है, तो इट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 बोला जाता है कि कंपनी में अगर टोटल डायरेक्टर्स, मतलब आपकी कंपनी के मैनेजेरियल डायरेक्टर्स, मैनेजेरियल पर्सोनल्स बोलते हैं इन्हें, एंड अदर नॉर्मल डायरेक्टर्स, इन सबका अगर टोटल रेम्युनरेशन देखना है तो दैट कैन नॉट एक्सीड 11% ऑफ नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स का 11% से ज्यादा नहीं दे सकते हो। सारे डायरेक्टर्स जिसमें मैनेजर्स भी हैं, मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और अदर डायरेक्टर्स, इन सबका रेम्युनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको ज्यादा देना है तो बाद में बात करेंगे, अभी आप ये याद रखना 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। फिर पर्टिकुलर एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की बात करें, और कंपनी में बोला है कि अगर एक ही वन एमडी है या होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है, तो इसको आप प्रॉफिट, इसको जो रेम्युनरेशन दोगे दैट कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। इसका रेम्युनरेशन 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर कंपनी में एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा एमडी है, एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर है, एक से ज्यादा मैनेजर है, तो इन सबका रेम्युनरेशन कैन नॉट मोर देन 10%। फिर अदर डायरेक्टर्स को कितना मिलेगा, तो अदर डायरेक्टर्स के लिए बोला गया है कि चेक करिए क्या एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर हैं, अगर हैं तो फिर अदर डायरेक्टर्स को मिलेगा 1%, और अगर ये लोग नहीं हैं तो अदर डायरेक्टर्स को मिलेगा मैक्सिमम 3%। ये पूरा चार्ट वापस से समझा देती हूँ आपको। देखो क्या है, पहले आप दो डायरेक्टर्स में क्लासिफिकेशन हो रहा है, एक तो हमारे एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर की बात कर रहे हैं, और एक अदर डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर के रेम्युनरेशन पे अगर लिमिट लगाएं तो बोलते हैं चेक करिए क्या एक ही है, अगर एक ही ऐसा बंदा है तो उसको मैक्सिमम आप 5% दे सकते हो नेट प्रॉफिट का। अगर ये लोग एक से ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 10% दे सकते हो इनको। अदर डायरेक्टर्स में भी चेक करना पड़ेगा क्या एमडी वगैरह हैं, अगर है तो इनको मैक्सिमम 1% दे सकते हो, और अगर नहीं है तो अदर डायरेक्टर्स को मैक्सिमम 3% मिल सकता है, और ओवरऑल इन दोनों का 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। ये बात समझ आती है क्या? आई विल रिपीट अगेन, आप बताइए। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, आई विल रिपीट अगेन, पूछ लीजिए। हेलो जी बेटा बोलो। मैम, अब कितना बाकी रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन? डायरेक्टर्स कितना बाकी रहा है? तुम 2 क्लास क्यों अटेंड करते हो, पहले तो ये बताओ। तुम ये वाली भी अटेंड कर रहे हो, वो वाली भी अटेंड कर रहे हो, यहाँ तो एक नए बच्चे बैठे हैं, उनको करने दो ना आराम से। तुम नवीन इस बैच में थोड़ी थे हो, तुम तो पहले वाले बैच के हो ना। यस मैम। हाँ तो यार प्लीज इन लोग को तो करने दो आराम से, इसको जल्दी रहती है हमारी। अच्छा प्रिया, आई एम रिपीटिंग अगेन, सुन लीजिए, वापस से सुन लो। देखिए रेम्युनरेशन की लिमिट है, डेफिनेटली रेम्युनरेशन आएगा, आप मान के चलना। कितना सा तो डायरेक्टर्स पोर्शन है, 5 से 10 मार्क्स में पूछ रहे हैं, रेम्युनरेशन में से डेफिनेट पूछेंगे। तो पहले तो सेक्शन याद करो, सेक्शन 197। रेम्युनरेशन देना है तो 197 के अकॉर्डिंग देना है। तो 197 में बोला जाता है कि आप कंपनी में, एक तो है हमारे मैनेजेरियल डायरेक्टर्स बोलते थे मैं, और एक है अदर डायरेक्टर्स।
इन दोनों को मिला करके 11% दे सकते हो। अब इंडिविजुअल भी चेक कर लेते हैं कि इंडिविजुअल कितना दे सकते हो। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वाले लोगों को चेक करना, अगर ये एक ही हैं तो इनको 5% तक दे सकते हो, अगर ये मोर देन 1 है तो इनको 10% तक दे सकते हो। अब अदर डायरेक्टर्स का देख लेते हैं। तो अदर डायरेक्टर्स में चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी में एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर हैं तो अदर डायरेक्टर्स को मैक्सिमम दे सकते हो 1%, अगर एमडी मैनेजर वगैरह नहीं है तो मैक्स अदर डायरेक्टर्स को दे सकते हो मैक्सिमम 3%। और अगर आपको इससे भी ज्यादा देना है तो एसआर पास करवा लो, कंपनी की जनरल मीटिंग में एसआर पास करवाओ। You can exceed with the limit 11%, 5%, 10%, 1%, 3%। बात समझ आ रही है? 11, 5, 10, 1, 3 सब आपको पता होना चाहिए किस किस के लिए क्या क्या है। एसआर पास करवाइए अगर इनसे भी ज्यादा देना है तो। आगे बढ़ते हैं। अब ये है सेकंड पार्ट। 197 दो पार्ट्स में रीड होता है। एक तो ए पार्ट है कि जब आपके पास कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स, व्हेन द कंपनी इज हैविंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो वो 10, 5, 1, 3, 11 ये वाली रेट्स लगती हैं। लेकिन अगर कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं या फिर नो प्रॉफिट्स और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब इनको रेम्यूनरेशन देने के लिए कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो भी क्या रेम्यूनरेशन जाएगा? आंसर इज यस। कितना जाएगा वो इस अकॉर्डिंग है। तो कंपनी में अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट की सिचुएशन है, मतलब प्रॉफिट्स की कमी है या नहीं है प्रॉफिट्स, तो रेम्यूनरेशन विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू द इफेक्टिव कैपिटल, अकॉर्डिंग टू सेकंड सेक्शन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल 5। That means on the basis of effective capital. On the basis of effective capital of the company. कैपिटल देखिए, कंपनी की अगर नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो ये मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकती है 60 लाख का। अगर कंपनी की कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा बट 100 करोड़ से कम तो 84 लाख। अगर कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम तो 120 लाख। एंड अगर कंपनी की कैपिटल 250 करोड़ से ज्यादा है तो 120 लाख प्लस 0.01% आएगा यहाँ पे। 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। मतलब अगर 300 करोड़ है तो 250 तक तो 120 लाख है ही। 50 करोड़ का 0.01% करिए, उतना और ऐड हो जाएगा। 120 में ऐड हो जाएगा 50 करोड़ का 0.01%। तो दिस इज द लिस्ट कि इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे दिया जाता है रेम्यूनरेशन अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर नो प्रॉफिट सिचुएशन है। और उसकी लिमिट ये रही 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन नहीं आते बस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिपॉजिट्स, माइनस कर दीजिए अक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपको इनसे भी ज्यादा, मतलब आपकी कंपनी लॉस में है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट में है, तो आपको 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख और 120 प्लस एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन वाली लिमिट लगेगी। आपको उससे भी ज्यादा देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के आओ। You have to take the approval of central government for giving remuneration in exceeding the limits specified according to the effective capital. CG approval. बोला गया है, ये जो रेम्यूनरेशन बोला गया है ना 197 में, सेक्शन 197 में रेम्यूनरेशन का मतलब होता है रेम्यूनरेशन अदर देन सिटिंग फीस। सिटिंग फीस अलग से दी जाती है। जो सिटिंग फीस होती है ना, बोर्ड मीटिंग में बैठने की फीस, वो अलग से दी जाएगी अपार्ट फ्रॉम दिस रेम्यूनरेशन। A director may receive remuneration by way of fees for attending meetings of the board or committee thereof,
or any other person whatsoever, amount of such fees shall not exceed the prescribed amount, और वो prescribed amount है 1 लाख। बोला जाता है सिटिंग फीस आपको अलग से मिलेगी, वो जो रेम्यूनरेशन दे रखा है एज पर 197 उसके अलावा मिलती है सिटिंग फीस, एंड सिटिंग फीस शुड नॉट एक्सीड ₹1 लाख पर BM। एक मीटिंग की सिटिंग फीस 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। चलिए एक दो बातें और बता देती हूँ, ज्यादा कुछ है नहीं यार आपके इसमें, मेरे को छांटना पड़ रहा है आपको पढ़ाने के लिए इसमें से, तो बिकॉज रेलिवेंट सेक्शंस मैंने फाइनल वाला टॉपिक इसलिए लिया, फाइनल वाली PDF इसलिए ली बिकॉज कुछ बातें फाइनल की भी बतानी जरूरी थी, रेलिवेंस है। अब जैसे इफेक्टिव कैपिटल आपके नहीं दे रखा, ये जो अभी हमने पढ़ा ना इनएडिक्वेसी वाला, ये जो अकॉर्डिंग टू कैपिटल आपने ये रेम्यूनरेशन करा, ये आपके नहीं है, इंटर में नहीं है। बट अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगी ना तो फिर आप MCQ अटेंड नहीं कर पाओगे। मतलब क्यों? क्योंकि MCQ में पता है क्या पूछते हैं कि इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर कंपनी का इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और कंपनी शेड्यूल 5 से में लिखी हुई लिमिट से ज्यादा देना चाहती है रेम्यूनरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? CG की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब ये सब बातें मैं आपको ये तो बताऊं कि शेड्यूल 5 में लिखा हुआ क्या है, तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट पोर्शन देना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको फाइनल वाली PDF से पढ़ाया है। बाकी कट शॉर्ट करके आपको एक और PDF मिल जाएगी जो केवल इंटर के लिए एप्लीकेबल होगी रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए थोड़ा सा एक जरूरी होता है कनेक्शन विद दिस सेक्शन। तो 197 दो बातें करता है, एक तो सफिशिएंट प्रॉफिट्स, एक इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और नो प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में तो रेट्स हैं ही आपके पास, और नो प्रॉफिट सिचुएशन में आपके पास ये अमाउंट इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे। सफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में अगर उन रेट से ज्यादा देना है तो SR पास होता है, और नो प्रॉफिट सिचुएशन में अगर इन रेट से ज्यादा देना है तो CG की अप्रूवल लेनी पड़ती है। सिटिंग फीस अलग से मिलती है आपको, अपार्ट फ्रॉम द रेम्यूनरेशन यू विल बी अलाउड अ सिटिंग फीस, एंड सिटिंग फीस कैन बी मैक्सिमम ₹1 लाख पर बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग, पर बोर्ड मीटिंग और कमिटी मीटिंग, है ना। और बोला जाता है कि आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जो वुमेन डायरेक्टर है ना, इनको सिटिंग फीस आप इक्विवेलेंट तरीके से दोगे। जो आप अपने अदर MDs अदर डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस देते हो बिना भेदभाव के, इनको भी दोगे। You will give equal weightage to independent director and women director in regard to sitting fees. क्या होता है कंपनी में, देखो ये खुद के लोग हैं, मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जी, आकाश अंबानी जी, ये खुद डायरेक्टर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और बाकी इन्होंने 5 अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिठा रखे, और खुद तो लेते हैं 1-1 लाख की सिटिंग फीस, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को देते हैं बेचारे को 20,000 रुपए सिटिंग फीस के। ये नहीं होना चाहिए। सेक्शन 197 साफ कहता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर को अगर आपने अपॉइंट करा है तो दे विल बी एलिजिबल फॉर सिटिंग फीस इक्विवेलेंट टू अदर डायरेक्टर्स, बराबर मिलेगी। ज्यादा दे दो, कम नहीं दोगे आप, 1 लाख से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। देखो इसको अगर आप 50,000 दे रहे हो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 60,000 दे सकते हो, नॉट एन इश्यू, दे सकते। इसके अलावा सेक्शन 197 एक और बात कहता है कि रेम्यूनरेशन किस किस तरीके से दे सकते हो। तो बोला गया है रेम्यूनरेशन कैन बी पेड बाय वे ऑफ फिक्स्ड सम, एक फिक्स्ड सम दे सकते हो। सेकेंड, आप प्रॉफिट बेस्ड भी दे सकते हो, यू कैन गिव प्रॉफिट बेस्ड, मतलब परसेंटेज ऑन प्रॉफिट्स, या फिर बोथ, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों भी दे सकते हो। रेम्यूनरेशन फिक्स्ड सम भी दे सकते हो, प्रॉफिट बेस्ड भी दे सकते हो, दोनों का भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज 197 का रेम्यूनरेशन, ये होता है हमारा 197 कंप्लीट। अब 3 सेक्शन बच रहे हैं आपके, मैं बता देती हूँ कौन से। एक तो बच रहा है 179, एक बच रहा है 180, 181, 182, बस ये पढ़ने हैं आपको 4 सेक्शन, केवल 4 सेक्शंस और बच रहे हैं।
है ना, तो उसकी मेरे को पीडीएफ आपको भेजनी पड़ेगी, अभी भेजती हूँ मैं आपको। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताइए यार प्लीज। ये 3 सेक्शंस और बच रहे हैं, 179, 180, 181, 182, 4। तो 179 इज बेसिकली पावर्स ऑफ द बोर्ड, है ना, कि बोर्ड की क्या पावर्स है। आपको लगता होगा कि मैम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने पढ़ा हुआ है 107, 108, 109, 10110 वोटिंग के मीन्स थे ये, शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पोल, पोस्टल बैलेट, ये सब आप करके आए हो। तो आपको पता होगा कि पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इनमें क्या होता है, घर बैठे वोटिंग होती है, राइट। तो बोला गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर दिया अंडर सेक्शन 179 की ये काम आप बोर्ड मीटिंग में ही करोगे, और वो भी बोर्ड मीटिंग, ड्यूली कन्वीन्ड बोर्ड मीटिंग, मतलब फेस टू फेस बोर्ड मीटिंग करवाइए। ऑडियो वीडियो मीन्स से अटेंड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाइए एज पर सेक्शन 173। एक प्रॉपर बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, उन्हीं में ये काम है। These are the exclusive powers of the board. ये मैं बोलूंगी जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड, ये बोर्ड ही कर सकता है ये काम। क्या क्या, अब देखिएगा, बोला गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज द सेम पावर एज कंपनी इज ऑथराइज्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल नॉट एक्सरसाइज एनी पावर व्हिच द कंपनी शैल एक्सरसाइज इन जनरल मीटिंग। बोला गया है कंपनी जो जनरल मीटिंग में काम कर सकती है वो काम बोर्ड नहीं कर सकता। अगर कहीं लिखा हुआ है कि एसआर पास करवाइए जीएम में, तो वो बोर्ड सोचे कि बोर्ड मीटिंग में मैं पास करवा दूं, नॉट अलाउड। उसके लिए आपको बोर्ड जनरल मीटिंग ही करवानी पड़ेगी। 179 ने ये पावर दे रखी है बोर्ड को। क्या क्या है, पहला, टू कॉल अनपेड अमाउंट, लोगों से, अपने मेंबर से अनपेड अमाउंट मांग सकता है। ऑथराइजिंग बायबैक, सेक्शन 68 याद है आपको, कितना ऑथराइज कर सकता है वो बायबैक, किसी को प्रोविजन याद हो तो इंस्टेंट आंसर आना चाहिए। एज पर सेक्शन 168 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑथराइज कर सकते हैं बायबैक। मैम भूल गए हम, क्या पूछ लिया आपने? 5%। कितना? 5%। अरे नहीं भाई, ये कौन था? 5%? क्या बात करते हो यार बच्चों, क्यों नहीं पढ़ते हो तुम लोग, ये बता दो मुझे तो। 10%, 10% of the paid up share capital and free reserve. The board is authorized to make 10%. 10% से ऊपर है, करना है बायबैक, तो आप
मेंबर्स से अप्रूव करवाइए। तो 10% तक सेक्शन 68 ने पावर दे रखी है। सिक्योरिटीज इशू कर सकता है बोर्ड, मनी बोरो कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है पैसे को, ग्रांट कर सकता है किसी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। जो भी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, बोर्ड रिपोर्ट बनाती है, उनको अप्रूव कर सकता है। डाइवर्सिफाई कर सकता है कंपनी का बिजनेस, मतलब मल्टीप्लाई कर सकता है। अप्रूव कर सकता है कोई अमालगमेशन, कोई मर्जर। अप्रूव कर सकता है टेक ओवर। टू मेक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। टू अपॉइंट और रिमूव केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल्स को अपॉइंट कर सकता है, हटा भी सकता है। टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कंपनी में इंटरनल ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, मेन ऑडिटर नहीं। मेन ऑडिटर पता है कौन होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं उसको। कंपनी का ऑडिटर वो होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, उसका अपॉइंटमेंट नहीं बोल रही है, इंटरनल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है एक, याद होगा आपको, ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, जिसमें 14 पॉइंट था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग रेम्युनरेशन। तो वो तो जनरल मीटिंग का काम है। तो ये बोर्ड मीटिंग में कौन सा इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो आप, सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। ये काम बोर्ड करेगा इन बोर्ड मीटिंग। बोला गया है ये ना बोरो करना मनी, फंड्स को इन्वेस्ट करना, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी देना, ये बहुत रेगुलर काम है। अब इसके लिए अंबानी जी नहीं बैठते हैं। बोला गया है कि ये हो सकता है, ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेलीगेट भी कर सकता है, मतलब किसी को दे सकता है। अब वो किसको देगा? ऐसे ही नहीं किसी एम्प्लॉय को बोल दिया कि तू हमारी कंपनी का 1 करोड़ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दे, नॉट ऐसा नहीं। बोला गया डेलीगेट कर सकते हो आप पावर, ये तीनों किसको? एक कमिटी बना दीजिए डायरेक्टर की, या मैनेजिंग डायरेक्टर को दे दो, या मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को दे दो। ठीक है, ये काट दो। राइट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 8, अब ये आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है क्योंकि सर्कुलेशन की बात कर रहा है। अब सर्कुलेशन आपके है ही नहीं तो कहां से करवाऊंगा? तो ये सारी जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड है। इसमें से 3 काम डेलीगेट कर सकता है, किसको? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, या प्रिंसिपल ऑफिसर और मैनेजर ऑफ द कंपनी। बोल रहे हैं पॉइंट डी शेल नॉट अप्लाई व्हेन बैंकिंग कंपनी बोरो मनी फ्रॉम अनदर बैंकिंग कंपनी। यार ये डी वाला काम क्या है? बोरो मनी। अब बोरो मनी नॉर्मल कोर्स में, मतलब बैंकिंग का तो काम ही होता है मनी बोरो करना। अब इसके लिए बोर्ड मीटिंग बुलाएगा क्या बार बार? कंपनी ने को बैंक्स को लोन लेना है, लोन देना है, ये तो इसका रेगुलर ओसीबी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इसके लिए बार बार बोर्ड मीटिंग नहीं होती है। अब आते हैं 180, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ द बोर्ड। देखो सेक्शन 180 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 180 4 रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वार्न कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप ये 4 काम बोर्ड मीटिंग में नहीं कर सकते हो। ये काम, ये जो 4 पावर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली दे शुड बी डन इन जनरल मीटिंग। कौन कौन सी है 4 पावर्स? पहला, फॉलोइंग पावर्स मे बी एक्सरसाइज्ड ओनली आफ्टर कंपनीज कंसेंट एंड आफ्टर पासिंग एसआर, और ओआर भी नहीं, एसआर। ये जो 4 काम है वो जीएम में होने हैं और बाय पासिंग एसआर होने हैं। कौन कौन से 4 काम है? चलो देखते हैं। पहला बोला है टू सेल, लीज, डिस्पोज ऑफ। आपको बेचना है, किराए लीज पे चढ़ाना है, या डिस्पोज ऑफ करना है होल अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी या सब्सटेंशियली होल ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। बोल रहे हैं एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड का एक अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ। अंडरटेकिंग का मतलब है ऐसी यूनिट, ऐसी अंडरटेकिंग जहां पर हमारी एबीसी लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट है एक्सीडिंग 20% ऑफ नेटवर्थ। एबीसी लिमिटेड की नेटवर्थ का 20% से ज्यादा इस अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट है, तो वो अंडरटेकिंग। या फिर एक ऐसी अंडरटेकिंग जो हमें टोटल इनकम का, हमारी टोटल इनकम का 20% तो इसी से कमाई होती है। जैसे आईओसी के लिए ये सिगरेट्स,
ITC, I'm sorry, ITC, IOC नहीं, ITC, ITC लिमिटेड जानते ही हैं। ITC लिमिटेड को मेजर रेवेन्यू होता है सिगरेट से भाई। बहुत सारी FMCG प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बेचती है, बट सिगरेट्स का रेवेन्यू बहुत तगड़ा है इसका। तो ITC के लिए ये क्या हो गई, अंडरटेकिंग हो गई। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, ऐसी अंडरटेकिंग जिसमें हमारी कंपनी की नेटवर्थ का 20% इन्वेस्टेड है, या फिर वो पर्टिकुलर अंडरटेकिंग हमारी टोटल इनकम का 20% जनरेट करके देती है। अगर आप उस अंडरटेकिंग को बेच रहे हो या लीज पे चढ़ा रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, तो आपको ये काम करने से पहले जनरल मीटिंग में SR पास करवाना पड़ेगा। मेंबर्स से पूछिए इस काम को करने से पहले, आप खुद से नहीं कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सोचे कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करवाई और बेच दो किसी अंडरटेकिंग को, और ऐसी अंडरटेकिंग जिससे इतना मेजर रेवेन्यू आता है आपको, नॉट अलाउड। Second point, to invest the amount of compensation received on amalgamation, demerger, otherwise interest securities. कंपनी ABC कंपनी को ड्यूरिंग अमालगमेशन या मर्जर या डीमर्जर में कोई पैसा मिला था, परचेज कंसिडरेशन मिला था करोड़ों का, करोड्स ऑफ रुपीस। इस पैसे को आपको इन्वेस्ट करने से पहले कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, इसके लिए SR पास करवाइए इन GM। लेकिन अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया है कि अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज अगर इन्वेस्ट करते हो तो SR पास करवाओ इन GM। मेंबर से पूछिए। तीसरा पॉइंट है टू बोरो, ये अभी रहने दीजिए, ऐसा करिए आज के लिए इतना ही बहुत है, नहीं तो सब हौच पौच कर दोगे आप, है ना। हमने किया 197 सेक्शन से शुरुआत। पहले तो ये देखा MD कौन होता है, मैनेजर कौन होता है, होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। मैनेजर एक ही हो सकता है, MD एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन MD और मैनेजर दोनों साथ नहीं हो सकते, है ना। इसके अलावा ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है हमारा एक एक्ट है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, सॉरी ट्रस्ट एक्ट होता है। उस ट्रस्ट एक्ट में कुछ सिक्योरिटीज के नाम है, नॉट ओनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, देयर आर सम स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी हैं, कुछ शेड्यूल्ड बैंक्स भी हैं, तो ऐसा करके काफी सारे नाम है, तो उनमें आपने इन्वेस्टमेंट करा है। तो MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, पहले तो होता कौन है, 197 सेक्शन ने बताया, फिर इनका 196 ने बताया, फिर इनको बोला गया अपॉइंट आप 5 साल के लिए कर सकते हो, और अपॉइंटमेंट 1 साल पहले नहीं सोचोगे, रीअपॉइंटमेंट। फिर 197 ने इनका रेम्युनरेशन बताया, एडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, वो सारी कहानी। फिर हमने वो कंप्लीट करा पोर्शन, उसके बाद हमने 179 उठा लिया, जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड, बहुत सारी पावर्स थी। फिर 180 अभी हम करंटली कर रहे हैं, जिसमें एक पावर रेस्ट्रिक्शन है बोर्ड के पावर्स के ऊपर, 4 रेस्ट्रिक्शन है। फर्स्ट कंप्लीट हो गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई ऐसी अंडरटेकिंग बेचना चाहता है, लीज पे चढ़ाना चाहता है, डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, तो उसको जनरल मीटिंग में SR पास करवाना पड़ेगा। और अंडरटेकिंग का मतलब बात हो ही चुकी है। और सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपको अमालगमेशन, डीमर्जर या मर्जर का पैसा मिला और वो इन्वेस्ट करना है अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी, मेंबर्स की इन GM। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। कल हम डायरेक्टर्स कंप्लीट करके स्कैनर भी कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टर्स बचा नहीं है ज्यादा, I mean 10 मिनट का और बचा है। कल हम स्कैनर भी कंप्लीट करेंगे एंड कल पूरा डायरेक्टर्स खत्म एंड कंपनी लॉ खत्म, कंपनीज एक्ट खत्म आप लोगों का। परसों से इंडस्ट्रियल लॉ चालू कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू।
ठीक है बेटा, ठीक है नवीन, ओके।